देहरादून में भाजपा महिला मोर्चा ने चंपावत नाबालिग प्रकरण को लेकर कांग्रेस पर बड़ा हमला बोला है। मोर्चे की प्रदेश अध्यक्ष रुचि भट्ट ने इसे कांग्रेस की साजिश करार देते हुए कहा कि एक बच्ची को टूल किट की तरह इस्तेमाल कर षड्यंत्र रचा गया, जिससे उसकी मानसिक स्थिति पर भी असर पड़ा है। उन्होंने बताया कि इसके विरोध में भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश के सभी 19 जिलों में कांग्रेस का पुतला दहन कर प्रदर्शन करेगा। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए जनता पर अपनी बात पहुंचानी जाएगी और बूथ स्तर पर जन जागरण अभियान चलाया जाएगा। रुचि भट्ट ने आरोप लगाया कि कांग्रेस हमेशा से महिलाओं के खिलाफ रही है और इस तरह के मामलों से महिलाओं में आक्रोश और बढ़ रहा है। भाजपा महिला मोर्चा ने इस मुद्दे पर सख्त रुख अपनाते हुए व्यापक आंदोलन की तैयारी की। महिला मोर्चा उत्तराखंड ने रिटेलिएट करने का पूरा मन बना लिया है और हम लोग भी पूरे 19 के 19 जिलों में पहले तो पुतला दहन का कार्यक्रम करेंगे, जिसमें हम लोग कांग्रेस को घेर रहे हैं और उनका ही पुतला दहन कर रहे हैं कि क्यों उन्होंने इस तरीके का एक बच्ची को टूल किट की तरह यूज करके ऐसा षड्यंत्र रचा, जो कि बिल्कुल गलत है। उस बच्ची की मानसिक स्थिति को आप देखिए, उस पर क्या इफेक्ट होने वाला है वो देखिए। और इसके साथ साथ हम लोग सारे 19 के 19 जिलों में प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होंगी, क्योंकि मीडिया के माध्यम से हम लोग सब जगह पहुंचे। और इसके साथ साथ हम जन जागरण का एक विशेष सत्र हम लोग ऐसे करेंगे कि हमारी जो जितनी निचले स्तर तक यानी बूथ स्तर तक की हमारी कमेटीज हैं, वो जगह जगह जाकर अपने बूथों में, अपने मंडलों में इस बात को रखेंगी और कार्यक्रम वहां भी हम लोग इस स्तर पे पुतले का कार्यक्रम करेंगे, जिससे हम कांग्रेस को घेर सकें और उनको ये बताएं कि आप तो वैसे ही महिलाओं के खिलाफ थे और अब ये षड्यंत्र और करके उन्होंने आपने महिला आक्रोश को। देहरादून में भाजपा ने 2027 विधानसभा चुनावों को लेकर अपनी रणनीति को और मजबूत करने की तैयारियां शुरू कर दी है। पार्टी अब पश्चिम बंगाल सहित अन्य राज्यों में मिली सफलता के बाद बंगाल मॉडल को अपनाकर चुनाव लड़ने की दिशा में आगे बढ़ रही है। प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने बताया कि माइक्रो मैनेजमेंट और पन्ना प्रमुख संरचना को और अधिक सशक्त किया जाएगा, जिससे संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत किया जा सके। उन्होंने कहा कि बंगाल में जीत का आधार कार्यकर्ताओं की मेहनत, छोटी छोटी बैठकों और मजबूत बूथ कमेटी रही है, जिसे उत्तराखंड में भी लागू किया जाएगा। इसके तहत मंडल, जिला और प्रदेश स्तर पर नियमित बैठकें होंगी तथा हर 2 महीने में कोर ग्रुप की बैठक भी होगी। भाजपा का दावा है कि इसी रणनीति के कदम पर 2027 में बड़ी और निर्णायक जीत सुनिश्चित की जाएगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी को जो प्रचंड विजय प्राप्त हुई है, उस विजय के पीछे ये कारण है कि वहाँ के कार्यकर्ताओं ने बरसों बरसों से एक लंबे परिश्रम की प्रकाष्ठा को करते हुए भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने का प्रयास किया है। इसके साथ साथ जो माइक्रो मैनेजमेंट वहाँ पर हो सकता है, वहाँ पर छोटी छोटी बैठकें हों और हमारे जो बूथ की संरचना है, बूथ कमेटी को बनाने से लेकर बूथ कमेटी के सभी हमारे सदस्यों को सक्रिय करने तक और यहाँ तक कि पन्ना प्रमुख की जो संरचना वहाँ पर उन्होंने लागू किया था। निश्चित रूप से उत्तराखंड में हम पहले से भी इसको करते आ रहे हैं। आज हम पश्चिम बंगाल की जीत से और अधिक प्रभावित होकर के हमारी जो पन्ना प्रमुख की संरचना है, उस संरचना को और अधिक सुदृढ़ करने का हम लोग प्रयास करेंगे। इसके लिए हमने जो प्रथम सप्ताह है माह का, उसमें मंडलों की बैठकों का हम लोग आयोजन करने जा रहे हैं। दूसरे सप्ताह पर हम लोग जिले की बैठकों का आयोजन करेंगे। तीसरे सप्ताह पर माह के हम लोग प्रदेश के पदाधिकारियों के साथ बैठने का हमने क्रम बनाया है और इसके साथ साथ प्रत्येक 2 माह में भारतीय जनता पार्टी की एक कोर ग्रुप की बैठक होगी। इस बैठक के माध्यम से जो हमारे मंडल की संरचना है, हमारे जिले की संरचना है और हमारे बूथ की संरचना है, हमारे शक्ति केंद्र की संरचना है, इन सभी को सक्रिय करना और अंततः जिस आधार पर चुनाव लड़ा जाता है, बूथ के आधार पर, उसको मजबूत करना, ये हमारा। देहरादून में उत्तराखंड प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने राज्य सरकार पर राज्य आंदोलनकारियों की उपेक्षा और चंपावत प्रकरण को लेकर गंभीर सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश कांग्रेस उपाध्यक्ष धीरेन्द्र प्रताप ने कहा कि राज्य आंदोलन केवल अलग राज्य की मांग नहीं था, बल्कि ये पहाड़ की अस्मिता, युवाओं के भविष्य और महिलाओं के संघर्ष का आंदोलन था। लेकिन सरकार इसकी मूल भावना स्वास्थ्य, शिक्षा और रोजगार की अनदेखी कर रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में शराब और खनन माफियाओं को संरक्षण दिया जा रहा है। साथ ही उन्होंने राज्य आंदोलनकारियों के चिन्हीकरण की प्रक्रिया तेज करने और फास्ट ट्रैक कोर्ट के गठन की मांग की है। वहीं प्रदेश प्रवक्ता डॉक्टर प्रतिमा सिंह ने चंपावत प्रकरण में पुलिस पर सवाल उठाते हुए कहा कि पीड़िता के बयान सार्वजनिक करना पॉक्सो एक्ट का उल्लंघन है और पुलिस सत्ता के दबाव में काम कर रही है।
देखिए, ये पूरी घटनाक्रम दर्शाती है कि कहीं न कहीं जो पुलिस की भूमिका है वो संदेह के दायरे में है, क्योंकि एक तरफ आप एफआईआर फाइल करते हैं, एफआईआर जब फाइल होती है बलात्कार के केस में, उस वक़्त पूरा नैरेशन होता है। अब विक्टिम से जो महिला अधिकारी है पुलिस स्टेशन की, वो पूरी जानकारी लेती है, उसके बाद मेडिकल के लिए भेजा जाता है। मेडिकल के बाद जो है 24 आवर्स के भीतर 164A जो अभी बीएनएस हो गया है, उसके तहत उसके मजिस्ट्रेट के सामने जो है बयान दर्ज होते हैं। बयान में वो क्या कह रही है क्या नहीं है, पुलिस की बड़ी असंवेदनशीलता है कि आप आकर के वो प्रेस को संबोधित कर रहे हैं, प्रेस को बताने का कार्य कर रहे हैं। यही बात जो है कहीं ना कहीं शक के घेरे में पुलिस का जो पूरा रवैया है उसको लाने का कार्य कर रही है कि पुलिस सरकार के दबाव में है। यही वजह है कि जो घटना हुई, घटना के 8 घंटे तक की एफआईआर भी दर्ज नहीं हुई, कंप्लेंट भी नहीं हुई। वो 8 घंटे आपने पीड़िता पे दबाव बनाया। 70 साल का पिता है उसका, जो बेड रिडन है, जो अपाहिज है, उसकी दवाइयों के खर्चे के लिए वो 16 साल की बच्चे एक आइसक्रीम पार्लर पे काम करती है और उसकी माता भी नहीं है। तो ये एक 70 साल का पिता, आपको लगता है अपनी बच्ची के जो है अस्मिता को लेकर के कोई षड्यंत्र? देहरादून रेलवे स्टेशन को अब डिजिटल सुविधाओं से लैस किया जा रहा है, जहां पर यात्रियों की सुविधा के लिए ऑनलाइन टिकट बुकिंग मशीनें लगाई गई है। रेलवे प्रशासन का दावा है कि इन मशीनों से यात्री बिना लंबी कतार में लगे खुद टिकट निकालकर जा सकेंगे, जिससे समय की बचत होगी, व्यवस्था अधिक सुगम बनेगी। हालांकि दूसरी ओर इस नई व्यवस्था को लेकर यात्रियों को कुछ दिक्कतों का सामना भी करना पड़ रहा है। खासकर ग्रामीण क्षेत्रों से आने वाले और कम पढ़े लिखे यात्रियों को मशीन चलाने में परेशानी हो रही है। यात्रियों का कहना है कि टिकट काउंटर पर मौजूद कर्मचारी उन्हें मशीन से टिकट लेने के लिए तो कह देते हैं, लेकिन इसके संचालन की उचित जानकारी या सहायता नहीं देते। ऐसे में डिजिटल सुविधा जहां एक ओर आधुनिकता की ओर कदम है, वहीं दूसरी ओर तकनीकी समझ की कमी आम यात्रियों के लिए चुनौती बनती जा रही है। देहरादून में जिला समाज कल्याण विभाग द्वारा दिव्यांग जनों के हित में किए जा रहे प्रयास अब प्रभावी रूप से परिणाम दे रहे हैं। राजधानी स्थिति गांधी शताब्दी जिला चिकित्सालय में संचालित जिला दिव्यांग एवं पुनर्वास केंद्र DDRC दिव्यांग जनों के लिए बड़ी राहत साबित हो रहा है। यहाँ उपलब्ध सुविधाओं के माध्यम से दिव्यांगजनों को सरकारी योजनाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है और उन्हें समाज में समान अधिकार एवं सम्मान भी प्राप्त हो रहा है। स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रत्येक बुधवार को दिव्यांग प्रमाण पत्र बनाए जा रहे हैं, जिससे लाभार्थियों को योजनाओं का लाभ लेने में सुविधा मिल रही है। विभाग के अनुसार वर्ष 2009 से अब तक जिले में 30,739 दिव्यांग प्रमाण पत्र जारी किए जा चुके हैं, जबकि 1,064 प्रमाण पत्रों का नवीकरण भी किया गया है। ये व्यवस्था दिव्यांगजनों के लिए एक सशक्त सहारा बनकर उभर रही है। दिव्यांगजन है उनको फैसिलिटी उपलब्ध कराना, उनको रिहेबिलिटेट करना, और हमारे स्वास्थ्य विभाग का कार्य है कि जो भी लोग आते हैं उनको अगर वो दिव्यांगता की श्रेणी में आते हैं तो सर्टिफिकेट जारी करना। तो उसी क्रम में अब तक हम लगभग 3,739 लोगों को जो है वो दिव्यांगता सर्टिफिकेट इसमें जो है जारी कर चुके हैं। और अगर हम रिन्यूअल की बात करें तो 1,064 लोगों का हम उसमें रिन्यूअल भी सर्टिफिकेट का उनका कर चुके हैं। तो एवरी वेडनेसडे जैसा आप जानते हैं हमारा कोऑर्डिनेशन गांधी शताब्दी हॉस्पिटल में इसमें बोर्ड हमारा बैठता है और जो भी वर्किंग वेडनेसडे होता है और लोगों को इसमें सेवाएं प्रदान की जाती है। इसके अलावा विकास नगर में भी हमारा जो है एवरी थर्स जो ट्यूसडे है वहाँ पर भी हम डिसेबिलिटी कैंप करते हैं और सर्टिफिकेट जारी करते हैं। तो 2 हमारी जगह ऐसी है जनपद में रेगुलर हमारे कैंप होते हैं। इसके द्वारा भी अन्य जो हमारे बहुत जैसे शिविर लगते हैं उसमें भी हम जो है अपनी टीम के माध्यम से वहाँ पे लोगों को डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी करने का काम करते हैं। जनपद देहरादून में पहली बार डीएम महोदय के और निर्देशन क्रम में गांधी शताब्दी में हमको 4 कमरे मिले हैं DDRC जिला दिव्यांग पुनर्वास केंद्र संचालन के लिए। DDRC का मुख्य कार्य दिव्यांग लोगों की सहायता करना और राज्य सरकार की और केंद्र सरकार की जितनी भी लाभकारी योजनाएं हैं उनसे उनको लाभान्वित कराना है। 1 वर्ष में जब से हमारा गांधी शताब्दी DDRC चला है, 1 वर्ष में स्वास्थ्य विभाग के सहयोग से 600 और नवीन दिव्यांग प्रमाण पत्र और UDID कार्ड बने हैं और 250 नवीनीकृत हुए हैं दिव्यांग।
देहरादून में पशुपालन मंत्री सौरभ बहुगुणा ने गौ संरक्षण और गौशालाओं को लेकर बड़ा बयान दिया है। मंत्री ने कहा कि देश भर में भाजपा सरकारें गौ संरक्षण के लिए काम कर रही है, लेकिन उत्तराखंड इस दिशा में सबसे आगे है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2022 में जब उन्होंने विभाग संभाला था तब गौशालाओं में प्रति गाय 5.72 की सहायता दी जा रही थी, जिसे बढ़ाकर अब 80 रुपए कर दिया गया है। मंत्री ने दावा किया कि इतनी सहायता राशि किसी भी अन्य राज्य में नहीं दी जा रही है। उन्होंने कहा कि राज्य में 70 गौशालाओं का लक्ष्य रखा गया है, जिनमें 19 पूरी हो चुकी है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि केवल गौशालाएं बनाना समाधान नहीं है, बल्कि समाज को भी आगे आकर गौ माता की देखभाल करनी होगी और आवारा पशुओं की समस्याओं को रोकना होगा। सरकार पहली बार पूरे देश की पहली सरकार है जिसने पशुपालन के गौशालाओं के लिए 5.75 से 2022 में हमने शुरुआत करी थी। जब मैंने पहली बार ये मंत्रालय संभाला, हम गौशालाओं के लिए जो हमारे पशु रहते हैं उनकी देखरेख के लिए 5.75 देते थे। आज उसको हमने बढ़ाकर लगभग 80 रुपये किया है, जो पूरे देश में कोई सरकार नहीं दे रही है, सिर्फ उत्तराखंड सरकार दे रही है। हमने 70 नई गौशालाओं का निराश्रित पशुओं के लिए 70 नई गौशालाओं को बनाने का प्रण लिया है, जिसमें लगभग 19 गौशालाएं हमारी लगभग बनकर तैयार हो चुकी हैं। मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से, जितने भी हमारे यहाँ पे पत्रकार बंधु हैं, उनके माध्यम से उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से निवेदन है कि गौशाला बनाना उसका कोई एक सल्यूशन नहीं है। हमने गौ माता को अपनी माता का दर्जा दिया है, तो उसका देखरेख करने की भी जिम्मेदारी हमारी है। आज जितने भी निराश्रित पशु सड़कों पर आ रहे हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे ही द्वारा छोड़े जा रहे हैं। जब वो दूध देना कम कर दे रही है या वृद्ध अवस्था में जा रही है या बीमार हो रही है, तो हम ही लोग हैं जो उनको सड़कों पर छोड़ रहे हैं। तो मेरा आप सारे चैनल के माध्यम से यही निवेदन है जनता से कि जिसको हमने माता का दर्जा। केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दौरान मंदाकिनी नदी में प्लास्टिक बोतलें और अन्य कचरा तैरते हुए दिखाई देने के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद जिला प्रशासन हरकत में आ गया। कुछ स्थानों पर यात्रियों और स्थानीय लोगों द्वारा कचरा नदी या पहाड़ियों से नीचे फेंके जाने की घटनाएं भी सामने आई, जिस पर प्रशासन ने सख्त रुख अपनाया। जिलाधिकारी रुद्रप्रयाग विशाल मिश्र ने स्पष्ट निर्देश दिए कि मंदाकिनी नदी को प्रदूषित करने वाले किसी भी व्यक्ति, व्यापारी या असामाजिक तत्व के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। यात्रा मार्ग पर लगातार निगरानी के आदेश भी दिए गए। वहीं स्वच्छता और व्यवस्था को मजबूत करने के लिए 400 से अधिक सफाई कर्मी कार्यरत हैं। अब तक लगभग 7 टन प्लास्टिक कचरे को प्रोसेस कर रिसाइकलिंग के लिए भेजा जा चुका है, और जबकि गीले कचरे का नियमित निस्तारण किया जा रहा है। श्री केदारनाथ धाम यात्रा 2026 के दृष्टिगत माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश हैं कि यात्रा मार्ग और हमारे सड़क मार्ग पर साफ सफाई और स्वच्छता, शौचालय की व्यवस्था समुचित की जाए, जिसके दृष्टिगत सुलभ इंटरनेशनल के माध्यम से लगभग 400 के आसपास कार्मिकों को स्वच्छता और सफाई के लिए लगाया गया है, जिनमें से मात्र गौरीकुंड में ही 110 कार्मिकों को नियुक्त किया गया है, जिसके साथ ही सुलभ के द्वारा शौचालय, यात्रा मार्ग की सफाई और अन्य कार्यों का संपादन किया जा रहा है। कतिपय सोशल मीडिया के माध्यम से कुछ वीडियोस वायरल हो रही हैं, जिसमें कहा जा रहा है और दिखाया जा रहा है कि कहीं कहीं पर कचरे के ढेर लगे हैं और नदी नालों में कचरा बहता हुआ पाया गया है। तो इसके लिए समुचित माध्यम से और सुलभ इंटरनेशनल के नोडल जो अधिकारी हैं उनको सूचित किया गया है कि वो शीघ्र आवश्यक कार्यवाही करते हुए नदी नालों और जहां पर पूरे कचरे के ढेर लगे हैं उनकी सफाई करना सुनिश्चित करें और अद्यतन रिपोर्ट इस कार्यालय को उपलब्ध कराने की। मसूरी देहरादून मार्ग पर नगरपालिका द्वारा संचालित इको टैक्स बैरियर पर लगने वाले जाम को लेकर फास्ट टैग सिस्टम लगाने की मांग जोर पकड़ने लगी है। स्थानीय लोगों और पर्यटकों की लगातार शिकायतों के बाद नगरपालिका ने फास्ट टैग लगाने की स्थिति दे दी है, लेकिन इसे लागू करने के समय को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। आरोप यह है कि पर्यटकों से शुल्क तो लिया जा रहा है, लेकिन एग्रीमेंट में शामिल सुविधाएं जैसे जानकारी ब्रोशर, मेडिकल सुविधा, अन्य व्यवस्थाएं उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। पर्यटन सीजन में लगातार जाम लगने से परेशानी बढ़ गई है। वहीं टोल से होने वाली आय और उसके उपयोग को लेकर क्षेत्र पत्र जारी कर दिया गया है, और होटल एसोसिएशन, कांग्रेस और सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भी फास्टैग को राहतकारी कदम बताया है, लेकिन साथ ही टोल व्यवस्था की जांच की मांग भी की जा रही है। मसूरी में जो वाहनों का आवागमन है वो बहुत भारी संख्या में होता है, और इको बैरियर पे लगातार आप देख रहे होंगे किस तरह का जाम वहाँ पर रहता है, जो पूरे कोलूखेत से लेकर पानी वाले बैंड, कभी कभी तो आगे शहनशाही तक वो जाम पहुँच जाता है। तो इको बैरियर पर फास्टैग होना चाहिए।
जिससे फास्टैग से तुरंत वहाँ से गाड़ियाँ निकले और उसमें लोकलों के लिए अलग से एक लेन हो और टूरिस्टों के लिए अलग से लेन हो, जिससे जो लोकल लोग आ रहे हैं हमारे उत्तरकाशी और उधर के लोग हैं, टिहरी के लोग हैं और जो यहाँ मसूरी के स्थानीय लोग हैं, उनको वहाँ पर निःशुल्क जो जैसा हाईकोर्ट ने पहले निर्देश किया था यहाँ के लोगों के लिए वैसे ही यथावत रहना चाहिए। जहाँ तक इको बैरियर का सवाल है, वहाँ से कम एक पर्यटक को ये तो पता लगना चाहिए, एक ब्रोशर वहाँ से मिलना चाहिए कि कौन से पर्यटक स्थल है, कौन सी जगह घूमने की है। एक जो पॉलिथीन को हम बार बार कहते हैं कि बैन होने की बात की जाती है, तो वहाँ पे उसके एग्रीमेंट में बायोलॉजी में भी लिखा गया है कि आपको वहाँ पे एक जूट का थैला देना पड़ेगा, एक ब्रोशर देना पड़ेगा। वहाँ पे आपको चिकित्सा सुविधा भी वहाँ पे पर्यटकों को उपलब्ध करानी। चंपावत में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नशा मुक्त देवभूमि संकल्प के तहत पुलिस ने नशा तस्करों के आर्थिक नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई की। एसपी रेखा यादव के निर्देश में एनडीपीएस एक्ट के मामले से जुड़े आरोपियों की करीब 30 लाख रुपए की अवैध संपत्तियों को फ्रीज और जब्त करने की प्रक्रिया शुरू की गई है। पुलिस जांच में बैंक खातों, संदिग्ध लेन देन और लग्जरी वाहनों का खुलासा हुआ। सेफ मां कोर्ट के आदेश के बाद संपत्तियों पर कार्रवाई की जा रही है। पुलिस ने साफ किया है कि नशे के कारोबार से अर्जित संपत्ति किसी भी कीमत पर नहीं छोड़ी जाएगी। एसएसपी नैनीताल डॉक्टर मंजुनाथ टीसी के निर्देशन में जनपद भर में रात्रि सघन चेकिंग अभियान लगातार चलाया जा रहा है। इस अभियान के तहत काले शीशों वाले वाहनों, बिना नंबर प्लेट गाड़ियों और संदिग्ध गतिविधियों पर विशेष नजर रखी जा रही है। पुलिस टीमें विभिन्न स्थानों पर नाकाबंदी कर वाहनों की जांच कर रही है। यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जा रही है ताकि कानून व्यवस्था मजबूत बनी रहे। पुलिस का उद्देश्य अपराध नियंत्रण के साथ साथ आमजन में सुरक्षा का भरोसा बढ़ाना और सड़क सुरक्षा नियमों का पालन सुनिश्चित करना है। ऊधम सिंह नगर में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक द्वारा किए गए तबादलों के बाद जसपुरा कोतवाली की जिम्मेदारी संभालने वाले प्रभारी कोतवाल राजेश पांडे ने पदभार ग्रहण करने के बाद पत्रकारों, जनप्रतिनिधियों और सामाजिक संगठनों के साथ परिचय बैठक आयोजित की। बैठक में उन्होंने क्षेत्र की समस्याओं पर चर्चा करते हुए बढ़ते नशे पर रोकथाम, जसपुरा में लगने वाले जाम से निजात और अपराधों पर अंकुश, साइबर क्राइम पर निगरानी, देर रात तक खुले रहने वाली दुकानों और होटलों पर कार्रवाई को अपनी प्राथमिकता बताया। उन्होंने क्षेत्र में बेहतर कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जनता से सहयोग की अपील की। इस दौरान व्यापार मंडल अध्यक्ष हरिओम सिंह, विमल अग्रवाल और अर्पित रस्तोगी, प्रधान संघ अध्यक्ष गुरमेज सिंह सहित विभिन्न सामाजिक संगठनों ने अंग वस्त्र, पुष्पगुच्छ और पौधा भेंट कर प्रभारी कोतवाली का सम्मान किया। उनके उज्जवल कार्यालय की शुभकामनाएं दी। सभी को विदित है, पुलिस का काम है अपराधों की रोकथाम करना, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था को अच्छे से पालन करवाना। तो इसी के क्रम में श्रीमान वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद ऊधम सिंह नगर महोदय के निर्देश थे कि आप अपराधों का पूरा कंट्रोल कीजिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराइए। तो वो बात सबसे आवश्यक है कि मीडिया के जरिए पहुँचे, लोगों तक जितने जनप्रतिनिधि हैं उनके जरिए पहुँचे और एक बार हमारी बात पहुँच जाए कि कैसे हमने अपना प्लान बनाया अपराधों की रोकथाम के लिए, यातायात व्यवस्था, कानून व्यवस्था का पालन कराने के लिए, तो फिर हम पालन करें। देहरादून के प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास नदी पर बन रहे पुल को लेकर पीडब्ल्यूडी ने 31 मई तक काम पूरा करने की डेडलाइन तय की है। विभाग का दावा है कि 16 करोड़ रुपए की लागत से बन रहा ये पुल निर्धारित समय पर तैयार हो जाएगा और इसके बाद आम लोगों का आवागमन पूरी तरह सुचारू हो सकेगा। पीडब्ल्यूडी के मुख्य अभियंता राजेश चंद्र शर्मा के अनुसार पुल निर्माण कार्य तेजी से चल रहा है, लेकिन ग्राउंड जीरो की स्थिति कुछ और ही बयां कर रही है। वर्तमान में काम की धीमी रफ्तार को देखते हुए 31 मई तक पुल शुरू होने की संभावना कम नजर आ रही है। गौरतलब है कि पिछले मानसून में नदी का जलस्तर बढ़ने से पुराना पुल बह गया था, जिसके बाद फिलहाल लोगों की आवाजाही अस्थायी पुल के जरिए हो रही है। हालांकि बारिश के दौरान इस अस्थायी पुल के भी टूटने का खतरा बना रहता है।